जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिजयास में। दोस्तों, पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था वो आपका कहाँ तक पढ़ा था? अशोक के बारे में जो है हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर दी थी। और बाकी जो अभिलेख की पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया। आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से अभिलेख के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और आज हम क्या पढ़ेंगे? मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब दोस्तों, मौर्य प्रशासन कितना बड़ा था कि उत्तर में कहाँ पे था? अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान का आप दक्षिणी भाग मान लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आपकी उत्तरी सीमा तो ये हो गई, पश्चिमी सीमा आपकी काठियावाड़ हो गई आपकी। ठीक है, इधर गुजरात राजस्थान की तरफ, और पूर्वी सीमा आपकी उड़ीसा हो गई। ठीक है दोस्तों। और दक्षिणी सीमा आपकी कर्नाटक तक हो गई। तो ये जो सारा आपका विस्तृत राज्य था ये सारा आपका मौर्य प्रशासन के अंतर्गत आता था। अब मौर्य प्रशासन को ये साम्राज्य देने वाले कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसे सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप और साम्राज्य को सबसे ज़्यादा मजबूती देने वाले कौन है? आपके अशोक सम्राट हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और बाद में जो है मौर्य प्रशासन का अंत किसने किया है? इसके जो अंतिम राजा थे आपके वृद्धरथ थे, जिसकी एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने जो है हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों। तो आइए प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। अब प्रशासन को बेसिकली जो है हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया आपका महाजनपद, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं महानगर। और ये क्या था आपका? मगध था। ठीक है। और भी अन्य महाजनपद थे, लेकिन मगध को हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका सत्ता का केंद्र था। ठीक है दोस्तों। क्योंकि मगध का जो शासन विस्तार हुआ है छोटे से लेकर बड़े तक का, और अशोक साम्राज्य में इतना बड़ा हो गया है, तो उसका जो महत्वपूर्ण रूप से सत्ता का केंद्र रहा वो आपका मगध रहा है। अब केंद्रीय भाग, ठीक है, गंगा के मैदान के आसपास। ठीक है, यहाँ पे क्या बसता था? आपका मिश्रित समाज बसता था। अब गंगा के मैदान के आसपास, ठीक है, एक तो मगध हो गया। अब गंगा नदी जहाँ भी गुजरती थी आपकी यहाँ पर उत्तर से होते हुए इधर बिहार तक, ठीक है दोस्तों, फिर उधर आपकी आज के डेट में पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश तक, वहाँ पर जाकर आपकी जमुना बन जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो सारा आपका जो गंगा के किनारे मिश्रित समाज बसा हुआ था, यानी कि वहाँ पे क्या थे? विभिन्न प्रकार की जाति के लोग बसते थे। तो ये जो सारा क्या था? आपका मिश्रित समाज था। तो ये सारा क्या कह सकते हैं हम? आपका केंद्रीय भूभाग, यानी कि एक तो मगध सत्ता का केंद्र हो गया, उसके आसपास का सारा क्षेत्र क्या हो गया? आपका केंद्रीय भूभाग। ठीक है, यानी कि केंद्र से लिंक करके हम इसे केंद्रीय भूभाग कह रहे हैं। अब दूसरा सीमांत क्षेत्र। सीमांत, अब सीमांत में एक शब्द आ रहा है सीमा, यानी कि राज्य का जो विस्तार था उसके अंत तक, यानी कि सीमा पर जो राज्य बसे हुए थे हम उसकी बात कर रहे हैं। अब राज्य की सीमा पर बसे भूभाग, ठीक है दोस्तों। तो ये तो सिंपल हो गया आपका कि सीमांत क्षेत्र हो गए राज्य की सीमा पर बसे भूभाग। अब दोस्तों कि एक तो हो गया आपका मेन महत्वपूर्ण फैसले कहाँ से? शुरू से जब से शासन बना या शासन का प्रसार हो रहा है, मेन जो आपके राजनीतिक फैसले हैं वो आपके मगध में जो है लिए जाते हैं। ठीक है, केंद्रीय भूभाग को देखकर, ठीक है, और वो सीमांत राज्यों तक जो है आपके अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप ये चीज़ आप समझ के रखिएगा कि राजनीतिक निर्णय कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ। कहाँ को देखकर हुआ? एक तो खुद मगध को देखकर और एक केंद्रीय भूभाग को देखकर। ठीक है दोस्तों। तो वहाँ का जो समस्या हैं या जो भी प्रभाव हैं, तो उनका जो राजनीतिक निर्णयों में प्रभाव है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। लेकिन ये जो अप्लाई होते हैं यहाँ बना, यहाँ को देखकर, यहाँ पे तो लागू हुआ ही हुआ। ठीक है, तो अन्य सीमा पर जो है इस प्रकार से लागू होगा। तो आप राजनीतिक जो निर्णय हैं, ठीक है, किस तरह से शासनकाल में रहे होंगे, तो उसका जो है आप एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार जो है राजनीतिक निर्णय जो हैं शासन पर अप्लाई किए जाते थे। अब राजा,
ठीक है दोस्तों, अब प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के कुछ प्रमुख अंग होते थे, जैसे कि आपका राजा हो गया, मंत्री परिषद हो गया, और भी विभिन्न प्रकार के जो है पद होते थे। तो आइए उन्हीं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अब अर्थशास्त्र में राजा क्या हो गया? अर्थशास्त्र आपकी कौटिल्य द्वारा लिखी पुस्तक है, ठीक है। शासन के जो है प्रति जवाबदेह रूप से और शासन को किस तरह से चलाना चाहिए, इसके संबंध में यह पुस्तक है। अब अर्थशास्त्र में राजा को क्या कहा गया है? सर्वोच्च स्थान दिया गया है कि राजा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। राजा कैसा होना चाहिए? ठीक है, राजा प्रजा की सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए और प्रजा की खुशहाली से ही राजा की खुशहाली जो है लिंक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रजा खुश है तो राजा खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजा खुश है तो वो अपने आप को मान ले कि प्रजा खुश है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आप बिंदु ध्यान में रखेंगे। मौर्य साम्राज्य में और अशोक के शासनकाल में कि सभी जो प्रजा हैं वो राजा के एक तरह से बच्चे के रूप में राजा जो है बच्चा यानी कि प्रजा को अपना बच्चा मानता है और जो है पिता पालक के रूप में राजा कार्य करता है। अब मौर्य साम्राज्य के पास विशाल भूभाग तो था, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अपने कभी दैवीय अधिकारों का जो है दावा नहीं किया कि हम देवता से उपजे हैं, देवताओं से जन्मे हैं। ठीक है, हमारे जो आदेश हैं वो देवता के स्वरूप हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो अहंकार है वो मौर्य साम्राज्य में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो राजा है पिता के रूप में प्रजा पालक जो है अपने आप को मानता है और जो है प्रजा की सेवा करता है। अब सभी महत्वपूर्ण अधिकारी द्वारा अब राज्य में या राज्य के शासन में जो सभी महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे वो आपके किसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे? राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। और सभी महत्वपूर्ण अधिकारी सत्ता के शासक राजा को जवाबदेह होते थे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं मंत्री परिषद के बारे में। अर्थशास्त्र और अशोकन शिलालेखों में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है शिलालेखों में या स्तंभ लेखों में या किसी प्रकार के अन्य लेखों में जो है मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थशास्त्र और अशोकन में मिलता है। अब कुछ भारतीय इतिहासकार हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र इंडिका, ठीक है, अशोकवदन जो है बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, दिव्यदान या जो भी आपकी सारी मौर्य साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत हैं वहाँ से पढ़ा। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो है स्रोतों से विभिन्न प्रकार के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है हम शासन को पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मंत्री परिषद की कि अर्थशास्त्र और अशोकन में शिलालेखों में मंत्री परिषद का उल्लेख है और बाकी और किसी जो है अन्य ग्रंथों में मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता। अब राजा को क्या थी? सहायता के लिए क्या चाहिए था? मंत्री परिषद चाहिए था। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आज की डेट में देखते हैं ना कि केंद्र सरकार की सहायता के लिए कौन होता है? आपका मंत्रिमंडल। ठीक है, उसके कार्यों को साझा रूप से बांटने के लिए कौन होता है? आपका मंत्री परिषद। ठीक है, फिर उसमें जो है कुछ मुख्यमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। तो इस तरह से जो है शासन कार्य करता है। अब ये क्या करते थे? सलाह देते थे। अब इसमें कुछ होते थे आपके कैबिनेट मिनिस्टर की तरह, कुछ मंत्री होते थे, कुछ होते थे आपके साधारण मंत्री। ठीक है, साधारण मंत्री का जो वेतन उसमें इतिहास में आका गया है वो आका गया है आपका 4800 पण। ठीक है, पण उस समय की क्या होती थी? आपकी मुद्रा होती थी। और मंत्री बनने के लिए या राज्य का अधिकारी बनने के लिए किस प्रकार के जो है क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती थी? आपका सर्वोपद शुद्ध व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो किसी पद पे नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार के लालच या लोभ में नहीं आना चाहिए और किसी प्रकार के वो दबाव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र रूप से जो है शासन के प्रति अपना कार्य करते रहे। इस प्रकार का जो है व्यक्ति आपका मौर्य प्रशासन के लिए चाहिए था। ठीक है दोस्तों, अब विभाग का जो है प्रमुख अध्यक्ष। अब विभाग का प्रमुख अध्यक्ष अर्थशास्त्र के हिसाब से कौन होता था? आपका पुलिस पुरुष भी कहते हैं इन्हें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके विभाग के प्रमुख अध्यक्ष होते थे और जो है राजा को जो है डायरेक्ट रूप से जवाबदेह भी इनकी बनती थी या ये कभी भी जो है राजा से मिलने की अनुमति इन्हें थी। अब राजा की अनुपस्थिति में जो यह हैं यह कार्यवाहक सलाह दे सकते थे, लेकिन जो अंतिम फैसला होता था वो आपका राजा का होता था। ठीक है दोस्तों, मेनली इसमें कभी बात की जाती है कि आपके निर्णय बहुमत के हिसाब से लिए जाते थे, लेकिन राजा जो है सर्वोच्च सत्ता का मालिक होता था
और अंतिम जो फैसला लिया जाता था वो आपका राजा द्वारा ही लिया जाता था। अब मान लीजिए कभी राजा अनुपस्थित हैं तो ये आपके पुरुष, पुलिस या अनुचर आप जिन्हें कह लीजिए, इनकी सलाह मशवरे से जो है आपका फ़ैसला एक बनता था, ठीक है। और राजा से जो है सलाह करके या कुछ भी पत्राचार के माध्यम से, ठीक है, उस फैसले को राजा द्वारा स्वीकृत करा के उस फैसले को राज्य में लागू किया जाता था अगर राजा अनुपस्थित होता था तो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है मौर्य प्रशासन में राजनीतिक फैसले लिए जाते थे। मंत्रिपरिषद में जो है 18 प्रकार के जो है विभाग, ठीक है, विभाग को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर, तीर्थ कहते हैं, ठीक है। आज की डेट में जो है तीर्थ शब्द का मतलब यात्रा करना, ठीक है, धर्म संस्कृति के लिए यात्रा करना या विचारों को शुद्ध करना, तो इस प्रकार से समझा जाता है। लेकिन मौर्य काल में आप ध्यान रखेंगे कि तीर्थ का मतलब विभाग होता है। तो 18 प्रकार के जो है तीर्थों की यहाँ पर चर्चा की गई है। अब उसमें क्या होते थे आपके, हम जो है बारी बारी से सबके बारे में बात कर लेते हैं कि पहला जो होता आपका मंत्रीन होता था, ठीक है, ठीक है, मंत्रीन ये कौन होता था आपका, प्रधान अमात्य मंत्री होता था। और दूसरा होता था आपका पुरोहित, ये कौन होता था आपका, प्रधान पुजारी होता था। तीसरा होता था आपका सेनापति, ठीक है दोस्तों, ये सेनापति आज के डेट में क्या होते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं, ठीक है दोस्तों। और युवराज आपका क्राउन प्रिंस हो गया। दोवारिक आपका चैम्बरलेन प्रबंधक हो गया, ठीक है। प्रशस्त्री, ठीक है, महानिरीक्षक कारावास हो गया आपका। समहर्ता, महासमहर्ता, ठीक है, कलेक्टर जनरल हो गया आपका। और पौर, ठीक है, आप आज की डेट में देखते होंगे ना, मेयर को हम क्या कहते हैं, महापौर भी कहते हैं हिंदी में। तो नगर प्रशासक हो गया, ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं हम, सिटी गवर्नर भी कह सकते हैं। और नौवा कौन हो गया आपका, क्रांतिक हो गया आपका, कर्मांतिक हो गया आपका। ये कौन होता था आपका, उद्योग प्रभारी, ठीक है, जैसे कि आज की डेट में हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं। और 10वां कौन हो गया आपका, अंतर्वंशिका हो गया, ठीक है, राज्य की सुरक्षा का प्रभारी, ठीक है दोस्तों। अब 11वां हो गया आपका सन्निधाता, यानी कि राजा का कोषाधिकारी, आप इसे खजांची भी कह सकते हैं, ठीक है। खजाना से एक नया वो मौर्य प्रशासन में जो शब्द बना था वो कौन बना था आपका, खजांची बना था। अब 10वां कौन हो गया आपका, प्रदेशत्री, ठीक है, इसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है, कलेक्टर, जिला कलेक्टर भी कह सकते हैं। 13वां हो गया आपका व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक को हम क्या कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। 14वां हो गया आपका दंडपाल, ठीक है, ये हो गया आपका पुलिस प्रमुख। 15वां हो गया आपका द्वारपाल, ये हो गया गृह और रक्षा प्रमुख। और 16वां हो गया आपका अंतपाल, ठीक है, ये हो गया आपका सीमा प्रमुख। अब दोस्तों ये तो हो गए आपके 18 प्रकार के जो है कि विभाग में किस तरह से जो है 18 प्रकार के पदों की चर्चा है। अब कुछ महामात्र भी होते थे। अब महामात्र जो है कई प्रकार के होते थे, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। अब महामात्र यानी कि एक तो हो गया आपका व्यवहारिक महामात्र, ये क्या करता था आपका, न्याय का अधिकारी होता था, ठीक है, कहाँ होता था, नगर में, ठीक है, छोटे छोटे जिलों में। और सेना महामात्र क्या हो गया, ये आपका, ये कौन हो गया आपका, सेना का अधिकारी हो गया, ठीक है। धम्म महामात्र क्या होगा, यह हो गया आपका धर्म का अधिकारी। अंत महामात्र हो गया आपका सीमा अंत अधिकारी, ठीक है, राज्य की या जिला की सीमा का अधिकारी। रीतिजक हो गया आपका महिला अधिकारी, ठीक है, महिला प्रभारी, यानी कि महिला को अगर कभी कोई दिक्कत आई या दान देने की आवश्यकता पड़े तो इसका जो फैसला करता था वो कौन करता था, आपका रीतिजक करता था। दोस्तों महामात्र को आप एक वर्णन के रूप में यह भी समझ सकते हैं, जैसे कि आज की डेट में हम किसी को राज्य का जिले का क्या कराते हैं, डीएम बनाते हैं, तो वो क्या करता है, अपने एक राज्य की सीमा जो है निर्धारित करता है, भले ही वो जो है राज्य का भाग हो। तो उसी प्रकार से आप महामात्र लगा सकते हैं। तो महामात्र इस तरह से कार्यरत थे, ठीक है दोस्तों। तो अधिकारी का मतलब आप यहाँ पे समझ लेंगे कि महामात्र क्या है, एक तरह का अधिकारी है जिसकी जो है एक छोटे से निश्चित क्षेत्र में जो है इसकी सीमा है, लेकिन इसके जो अधिकार हैं पूरे राज्य में या पूरे शासन में जो है विस्तृत रूप से फैले हैं, ठीक है, या मान्य है।
अब मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो वृत्तांत मिलते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी उल्लेख मिलते हैं। अब इसमें क्या गया है, राज्य के बारे में क्या गया है, 6 समिति और प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, यानी कि 6 सदस्य, 6 समिति और प्रत्येक में 5 सदस्य, तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई आपकी इसमें, 30 हो गई। अगर अब नगर प्रशासन का जो प्रमुख होता था आपका, इसमें कौन होता था, नागरिक होता था, ठीक है दोस्तों। अब नागरिक की सहायता के लिए कौन होते थे आपके, गोप होते थे, स्थानिक होते थे, ठीक है। प्रजा सुरक्षा के लिए आपकी पुलिस होती थी, या पुरुष होते थे, या अनुचर होते थे, ठीक है, जिन्हें रक्षी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके महामात्र और मेगास्थनीज के वृत्तांत, यानी इंडिका में जो वृत्तांत मिलते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी। अब जो है आगे जो है मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। अब दोस्तों इसमें जो 6 समिति थी, एक बार हम उसके बारे में भी नज़र डाल लेते हैं कि प्रथम समिति क्या थी आपकी, उद्योग और शिल्प का कार्य संभालती थी, ठीक है दोस्तों। उद्योग हो गया आपका इंडस्ट्रियल, और शिल्प हो गया कला, ठीक है दोस्तों। अब कला किसी भी प्रकार की हो सकती है, या आप कह सकते हैं आज की डेट में स्किल इंडिया देखा चल रहा है ना प्रोग्राम आपका, तो उससे जो है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सेकंड हो गया आपका विदेश मंत्रालय, ठीक है दोस्तों, ठीक है, या विदेश आपका उद्योग, या विदेशों से किस प्रकार के संबंध बनाने हैं, तो उस प्रकार की जो समिति थी वो आपकी द्वितीय समिति थी। तीसरा हो गया आपका जन्म और मृत्यु पंजीकरण। चौथा हो गया आपका व्यापार, वाणिज्य, मापतोल और बाजार नियंत्रण, ठीक है दोस्तों। आज की डेट में बाजार नियंत्रण को रखता है आपका आरबीआई रखती है, ठीक है। मापतोल, ठीक है, इसके लिए जो है विभिन्न जो है विभाग बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चौथी समिति आपके क्या करती थी, व्यापार, वाणिज्य, मापतोल या बाजार नियंत्रण के बारे में, कि बाजार किस तरह से नियंत्रित होना चाहिए, इसके बारे में जो है उसके बारे में जो है सारा काम करती थी, ठीक है। आज की डेट में आप जानते होंगे कि बाजार नियंत्रण का कार्य कौन करता है, आपका आरबीआई करती है, ठीक है दोस्तों। तो उस समय के जो मापतोल, बाजार नियंत्रण, व्यापार, ठीक है, तो यह आपका सारा कार्य चौथी समिति करती थी। अब पांचवी समिति की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था आपका, सामान का निरीक्षण होता था, यानी कि जो भी शासन में सामान बन रहा है प्रजा की ज़रूरतों के लिए, तो उसका निरीक्षण कौन करेगा, आपका पांचवी समिति करेगी। अब छठी समिति की बात करते हैं। अब छठी समिति में बेचे गए सामान पे कर वसूलना, ठीक है दोस्तों। तो आज की डेट में तो काफ़ी सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, लेकिन उस प्रकार क्या होता था, छठी समिति होती थी जिसमें पाँच जो है सदस्य होते थे, इस प्रकार का जो है वर्णन मिलता है। और ये क्या करते थे आपका सेल्स टैक्स, यानी कि जो भी सामान जो है शासन में बिका उस पर जो है कर वसूलने का काम आपकी छठी समिति करती थी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी हो गई 6 समितियाँ, जिसमें जो प्रत्येक में जो है 5 सदस्य कार्यरत थे, और जो है प्रत्येक समिति अपना अपना काम करती थी। अब दोस्तों मौर्य साम्राज्य में हम सेना की बात करते हैं। अब इसमें एक जो है आपके इतिहासकार हुए आपके पिलानी नामक के, ठीक है दोस्तों। तो पिलानी का जो वर्णन है वो जो पिछले लेक्चरों में है वो मैंने डिटेल में दे दिया है, यानी कि शुरू में जब लेक्चर बनाए थे इतिहास की जो है शुरुआत करी थी, तो उस लेक्चरों में जो है मैंने पिलानी के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। अब पिलानी ने क्या कहा है कि 6000 जो है पैदल सैनिक थे, 30,000 जो है घुड़सवार थे, और 9000 जो है हाथी थे, ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है ये जो संख्या है पिलानी ने कुछ बढ़ा चढ़ाकर या जैसे भी बताई हो, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है जानकारी स्पष्ट रूप से और दावे से नहीं कही जा सकती, लेकिन ये पिलानी के अनुसार एक प्रकार का वर्णन है मौर्य सेना के बारे में। अब कौटिल्य चाणक्य ने क्या कहा है मौर्य प्रशासन के बारे में, इसने चतुरंग बल का हवाला दिया है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या थे आपके पैदल थे, हस्ती थे, रथ थे, घुड़सवार थे, ठीक है दोस्तों। और चतुरंग बल का यानी कि 4 प्रकार के बल, जैसे कि आज की डेट में हम कहते हैं ना, मान लीजिए किसी शासन के पास 3 प्रकार की सेना है। एक हो गई आपकी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तो वो क्या कहेगा आपका तृतीय बल, ठीक है। तो उस समय क्या थे आपके चतुरंग बल थे। तो इस प्रकार से और इस जो है कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम चतुरंग बल को समझ सकते हैं। अब मेगास्थनीज ने क्या कहा है कि उसने कहा है कि युद्ध पोतों का हवाला देते हुए कहा है कि मौर्य सेना में युद्ध पोत भी हुआ करते थे।
ठीक है दोस्तों, तो ऐसा उसने हवाला दिया है। अब वेतन, वेतन कैसे मिलता था? सेना या सेना के अधिकारियों या सेना के सिपाही को वो नकद मिलता था। ठीक है दोस्तों, सेनापति का जो वेतन था आपका कितना था? 48,000 पर्ण थे। ठीक है, नायक नगर सिपाही का वेतन कितना था आपका? 18,000 पर्ण थे। और मुखिया का वेतन आपका 8,000 पर्ण थे और अध्यक्ष का वेतन आपका 4,000 पर्ण थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है मौर्य साम्राज्य में सैनिकों के वेतन थे और नगद उन्हें वेतन मिलता था। अब अस्त्र शस्त्र सामग्री के लिए मौर्य साम्राज्य में जो है अलग प्रकार का एक विभाग बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था आपका? आयुध। आयुध माने क्या हो गया? अस्त्र शस्त्र वाला सामान। ठीक है दोस्तों, यानी कि युद्ध का सामान। आयुध रागाध्यक्ष, तो शस्त्र के विभाग का जो प्रमुख होता था वो तो उसका ये नाम होता था, आयुध रागाध्यक्ष। ये क्या करता था? आपका शस्त्र निर्माण करता था और इसका एक अलग ही विभाग होता था। ठीक है दोस्तों, अब गुप्तचर। गुप्तचर यानी कि आज के डेट में हम कह सकते हैं ना कि जासूसी विभाग। तो उस समय जो गुप्तचर होते थे इन्हें क्या कहा था आपका? गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था। और दो प्रकार के आपके गुप्तचर होते थे। एक होते थे आपके भ्रमण, यानी कि घूम घूम कर राज्य में किसी भी प्रकार की अनुचित या उचित या राज्यों को हानि पहुंचाने वाली सूचनाओं को एकत्रित करना और राज्य तक पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, और एक स्थायी गुप्तचर, यानी कि जो एक स्थान पर बने रहें और सूचना का जो है सूचना को एकत्रित करते रहें और फिर राज्य तक पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते थे? आपके भेष बदलने में माहिर होते थे। ठीक है, स्थायी आवास से यानी कि लोगों से मिलने जुलने में माहिर होते थे, ताकि शासन की जो सीमा है या जनता के मन में क्या है या किस तरह के जो विचार समाज में पैदा हो रहे हैं, कौन कर रहा है, तो इस तरह की सारी जानकारी इकट्ठा करना आपका गुप्तचर का काम होता था। और ये जानकारी फिर आपके शासन के प्रतिनिधियों या राजा तक पहुंचाई जाती थी। ठीक है, दंड और न्याय व्यवस्था की बात करें आपका मौर्य साम्राज्य में तो धर्मस्थ, ठीक है, और व्यक्तिगत न्यायालय। एक आपका न्यायालय ये होता था और दूसरा आपका होता था आपका कटक शोधन न्यायालय। अब धर्मस्थ न्यायालय में क्या करेंगे आप? 3 अमात्य होते थे। ठीक है दोस्तों, इसे आप कह लीजिए आज की डेट में दीवानी न्यायालय, यानी कि इसमें जो है छोटे मोटे जैसे कि फैमिली से संबंधित कोई विवाद हो गया, ठीक है, भ्रष्टाचार या किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली या किसी ने किसी का हक मार लिया, तो इस तरह से जो है जो भी विवाद होते थे वो आपके इस तरह के न्यायालय में आते थे। ठीक है दोस्तों, और कटक शोधन न्यायालय, इसे आप कह लीजिए आज की डेट में शासन कोर्ट। ठीक है, यानी कि दंड न्यायालय। ठीक है, इसमें जो है कोई हत्या, ठीक है, किडनैपिंग या किसी प्रकार की कोई ऐसी साजिश जो शासन के प्रति एक देशद्रोह का रूप रखती हो, तो उस तरह के जो आपके दंड दिए जाते थे वो कौन से न्यायालय में दिए जाते थे? आपके कटक शोधन न्यायालय। अब इसमें अंतर मतभेद की बात करें तो इतिहासकारों ने इसमें जो है अंतर उन्हें जो है समझने में विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं और स्पष्ट रूप से अंतर इन दोनों न्यायालय में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कभी जो इसमें आपका प्रमुख वर्णन मिलता है, कभी इसका इसमें मिलता है, कभी इसका इसमें मिलता है। ठीक है, लेकिन जो भी इसकी व्याख्या दी गई है वो कुछ इस प्रकार दी गई है जो हम आज की डेट में इस प्रकार से समझ सकते हैं। कटक शोधन न्यायालय को आप आज की डेट में कह लीजिए फौजदारी न्यायालय। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इसका आप एक नाम समझ लीजिए। अब राजस्व प्रणाली, ठीक है, 21 प्रकार के जो है कर की जो है मौर्य साम्राज्य में जानकारी दी गई है कि राज्य में क्या होते थे, वो 21 प्रकार के कर होते थे। और जो कर का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? आपका सन्निधाता होता था, और इसे खजांची भी कह सकते हैं। अब दोस्तों आर्यपुत्र और कुमार, ठीक है, अब कुमार क्या हो गया? आपका उपराजा हो गए, ठीक है, और आर्यपुत्र भी आपके उपराजा हो गए। तो कुमार और आर्यपुत्र में फ़र्क क्या हो गया? तो कुमार हो गए एक ऐसा व्यक्ति जो शाही परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखता। ठीक है दोस्तों, तो उसे सीधा आप कह लेंगे कुमार। ठीक है, पद इसकी जो शक्तियाँ कैसे होती है आपकी प्रांत के उपराजे के प्रति जो आपका राजा के नीचे कार्य करता था। और दूसरा हो गया आर्यपुत्र। ये कौन होते हैं? आपके शाही परिवार से संबंधित लोग। ठीक है, यानी कि किसी गणमान्य का जो है पुत्र है, ठीक है,
उसे जो है किसी प्रांत में उपराजा बना दिया तो उसे क्या कहेंगे, हम आर्यपुत्र कहेंगे। ठीक है, तो ये आप आर्यपुत्र और कुमार में इस प्रकार की जो है अंतर्गत व्याख्या कर सकते हैं कि कुमार कौन थे और आर्यपुत्र कौन थे, और दोनों की शक्तियाँ सीमित थी उपराजा। अब जाहिर सी बात है आर्यपुत्र गणमान्य लोग के पुत्र थे या शाही शासन से जो है ताल्लुकात रखते थे, तो जाहिर सी बात है इनके राजा से नज़दीकियाँ कुमार के हिसाब से, यानी कि जो साधारण मनुष्य उपराजा बनते थे तो उनसे तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो शक्ति में भी थोड़ा सा आप विभेद इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब ये आर्यपुत्र होते कहाँ थे, एक तो हो गया आपका उज्जैन में, एक तोसली में, एक स्वर्णागिरी में, एक तक्षशिला में। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 जो है प्रांतों का वर्णन दिया गया है मौर्य साम्राज्य में, जहाँ आर्यपुत्र शासन करते थे और उपराजा थे। ठीक है दोस्तों, अब जनपद और प्रशासन। अब जनपद ग्राम प्रशासन में एक हो गया आपका परदेशत्र, ठीक है, एक हो गया आपका युक्ता, एक हो गया आपका राजुका। अब परदेशत्र कौन हो गया आपका, एक तरह से कलेक्टर के हिसाब से, ठीक है, राजस्व वसूलना या राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना, एक हो गया। ठीक है, तो इसे आप परदेशत्र को लगा लीजिए एक तरह से राजनीतिक कार्य करने वाला, ठीक है, राजनीतिक रूप से सोचने वाला, राजनीतिक रूप से जो है जनता की या प्रजा के हित के लिए कार्य करने वाला। और राजू का हो गया आपका ग्रामीक, ठीक है, इसे ग्रामीक भी कह सकते हैं। ये कौन हो गया आपका समर्पण भाव से, यानी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल जो है टच देता था अपने जो क्षेत्र के है जनता को या प्रजा को। लेकिन ये जो था ये आपका राजनीतिक रूप से सीधा, यानी कि आप कह लीजिए ये कोड ऑफ कंडक्ट का इस्तेमाल करता था अपने कार्य प्रणाली में, ये कोड ऑफ इथिक्स का इस्तेमाल करता था अपनी कार्य प्रणाली में। और दोनों के बीच जो संतुलन पैदा करने के लिए जो अधिकारी था आपका, ये कौन था आपका युक्ता। ठीक है दोस्तों, कभी ऐसा लगे कि ये हावी हो रहा है या ये कम हो रहा है या ये हावी हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो युक्ता इसमें क्या करता था, संतुलन बनाए रखने का काम करता था। ठीक है दोस्तों, तो जनपद और ग्राम प्रशासन का जो काम था वो कुछ इस प्रकार से कार्य करता था। और इसमें जो पारदेशत्र हैं और राजुका नामक जो आपके पद हैं वो इस तरह से आपके कार्य करते थे। ठीक है, राजुका के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी जानकारी दी है कि समर्पण भाव से जनता के प्रति, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल टच देना, कभी कभी जो है प्रजा यानी अपने क्षेत्र की जनता के लिए न्याय कर देना, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें जो है मदद पहुंचाना, ठीक है, या राज्य उनका मार्गदर्शन करना, तो ये सारे काम आपके राजुका के होते थे। जबकि ये एक तरह से आप लगा लीजिए राजनीतिक था और राजनीतिक कार्य करता था, यानी कि जो ऊपर से शासन द्वारा जो नीतियाँ आई गई वो आपकी क्षेत्र में लागू करना, और इसके जो है 3 से 5 साल बाद कुछ विदेशी दौरे या कुछ महत्वपूर्ण दौरे भी परदेशत्र के हुआ करते थे। अब कला और स्थापत्य की बात करते हैं मौर्य प्रशासन में। अब 4वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों, ईसा पूर्व इसे आप कैसे समझेंगे कि 4वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, एक तो हो गया आपका ईसा पूर्व यानी कि BC, अब 4वीं से 2री शताब्दी, ठीक है, शताब्दी 400 से 200 BC, ठीक है दोस्तों। तो शताब्दी ईसा पूर्व इस तरह, और आज के डेट में हम क्या कहते हैं कि 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी। तो लेकिन हम ईसा पूर्व नहीं लगाते, ठीक है दोस्तों, तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है, पेपर में जब लिखेंगे तो इस प्रकार की भाषा में लिखेंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जो है कॉपी चेक करने वाले को। अब पहले हमारे पास कला थी, अब इसमें जो कला और स्थापत्य का जो इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो 4वीं से 2री शताब्दी के ईसा पूर्व मिलती है। अब पहले हमारे पास क्या थी, कला थी, ठीक है, और उसे जो है हम दिन पे दिन जो है विकास करते गए, और वही जो कला है आपकी मौर्य प्रशासन में देखने को मिलती है। तो एक मत तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसका जो सोर्स हो गया आपका वैदिक देवता हो गए, ठीक है, यानी कि वैदिक देवताओं में ग्रंथों में या चित्रों में या जो भी हमने अपने उपन्यासों में किसी प्रकार के चित्र बनाए हैं
तो वहाँ से जो कला मिली उसे हमने जो पत्थरों पर उनकी उत्कीर्ण किया। ठीक है, तो हम एक मत तो ये मान सकते हैं कि स्थापत्य कला का जो प्रसार हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ। अब दूसरा मत क्या हो गया आपका, अशोक की दरबारी कला। अब अशोक की दरबारी कला आपकी क्या हो गई, जिसकी विदेशी प्रभाव का। अब अशोक की दरबारी कला यानी कि अशोक की दरबारी कला, अशोक ने जो भी आपके शिलालेख, ठीक है, स्तंभ लेख या मूर्तियाँ या गुफा पे भित्ति लेख, ठीक है, या गुफा लेख जो भी बनवाए थे आपके, तो उसमें जो प्रभाव मिलता है वो आपका कहाँ का मिलता है, ईरानी जो है प्रभाव मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरह का मत हो गया कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि विदेश से जो है ये आपकी अभिलेख लिखने की जो है प्रथा लाई गई है, या जो है ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है ये आपका विदेशी है। तो इस प्रकार का भी एक मत है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा आपका ईंट पत्थरों पर निर्मित वास्तुकला। अब ये कहाँ देखने को मिलती है आपके, ये को देखने को मिलती है आपकी बाराबर पहाड़ियाँ या लोमश ऋषि की गुफा। ठीक है, जो बाद में अशोक ने आजीवक संप्रदाय को भेंट की थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है 3 प्रकार के जो मत हैं वो आपके कला और स्थापत्य में मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। अब शैल स्तंभ की बात करें। अब शैल स्तंभ क्या हो गए, आपके छोटे छोटे शिलाखंड हो गए। अब शिलाखंड में यानी कि इसमें कुछ मुद्राओं का प्रचलन भी हुआ। मुद्राओं पर कुछ जानवरों की जो है आकृतियाँ उकेड़ देना या उत्कीर्ण कर देना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के यानी कि अब शिलालेख या ठीक है, तो शिलालेख पे यानी जो भी छोटे या बड़े शिलालेख हैं तो वो भी एक तरह से क्या हैं आपके शिलाखंड ही हैं। तो इस तरह की जो जानकारी है आपकी शिलाखंडों में जो भी कला मिली है आपकी, तो वो मौर्य साम्राज्य में कुछ इस प्रकार से मिली है। अब स्तंभ के शीर्ष पर, ठीक है दोस्तों, अब क्या होता था, एक फलक नाम का, जैसे कि कोई मान लीजिए ये हो गया आपका अशोक स्तंभ का चबूतरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी एक पट्टी, यहाँ को हो गया आपका 4 शेर। ठीक है, एक पीछे है इसके। तो ये जो चीज़ होगी ना आपकी, ये हो गई आपकी फलक। ठीक है, तो फलक पे क्या होता था, कुछ आकृतियाँ उकेड़ी जाती थी। तो इस तरह की जो साहित्य जो कला है आपकी, तो ये भी आपकी मौर्य जो है कालीन में जो है मौर्य कालीन साम्राज्य में देखने को मिलती है। अब स्तंभ के शीर्ष पर आपका क्या जो है उत्कीर्ण किया जाता था, वृषभ, शेर, हाथी या घोड़े के चित्र। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो है चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। अब सांचे में जो मिला शीर्ष स्तंभ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सांचे में जो मिला शीर्ष स्तंभ है, ये क्या हो गया आपका वर्ताकार चबूतरा। ठीक है, उसमें क्या है आपका वर्ताकार क्या है, चबूतरा है। ठीक है, यानी कि ऊपर से देखोगे तो वृत्ताकार है, ऐसे देखोगे तो ऐसा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा है आपका वृत्ताकार चबूतरा, दहाड़ते शेर की प्रतिमा है। ठीक है, अब इसके फलक पर क्या हो गया आपका सिंह हो गया, अश्व हो गया, हाथी हो गया और वृषभ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके फलक पर बने हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम अशोक स्तंभ की बात कर रहे हैं। अशोक ने सारनाथ में बुद्ध के प्रथम ऐतिहासिक प्रवचन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन की स्मृति में यह बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो इस ये जो है स्मृति में ये बनवाया गया था। फलक पर आपका ये बना है। ठीक है, वृत्ताकार चबूतरा है आपका, दहाड़ते क्षेत्र की प्रतिमा उस पर अंकित है। अब प्रवचन की बात करते हैं। अब हम जो बात करते हैं विशाल प्रतिमा की, यानी कि मौर्य साम्राज्य में कला में जो विशाल प्रतिमाएं मिली हैं तो वो किस प्रकार की हैं। तो यक्ष की जो मूर्ति मिली है, ठीक है दोस्तों, तो उससे कि हम मान सकते हैं कि देवी देवताओं की जो है पूजा का जो है प्रचलन मौर्य साम्राज्य में था। अब यक्ष की पूजा का प्रचलन था, यक्ष यक्षिणियाँ। ठीक है, बौद्ध और जैन ग्रंथ में इस प्रकार का जो भी इतिहासकारों का मत है कि यक्षिणियाँ भी जो है इनका सम्मान करते थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि देवी देवताओं का सम्मान करते थे। और यक्षिणियों की मूर्तियाँ कैसी है आपकी, खड़ी प्रतिमा है। ठीक है दोस्तों, चमकदार सतह है। तो और ये कहाँ है आपकी, पटना के दीदारगंज में है और पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। आप जाइए देखिए कि किस प्रकार के जो है ये विशाल प्रतिमा है। ठीक है दोस्तों,
अब मातृ देवी का जो प्रचलन है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा है ना कि इसमें जो है मातृ देवी का भी प्रचलन है। ठीक है, अब मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं वो कैसी हैं, आपकी मिट्टी की मूर्ति। ठीक है, अगर स्थापत्य वास्तुकला में अगर हम मिट्टी की मूर्तियों की बात करें तो मातृ देवी देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियाँ, ठीक है, खिलौने, आभूषण, मनके वगैरह जो है मिट्टी के बनाए जाते थे और मौर्य साम्राज्य में इनका भी प्रचलन था। अब दोस्तों चट्टानों पर, कि चट्टानों पर तराशा गया वास्तुशिल्प। अब चट्टानों पर क्या हो गया, आपका हाथी का अग्रभाग उभरा हुआ। ठीक है, बिहार के गया के समीप बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में। ठीक है, अब एक तो हो गया इनका जो मुख है वो कौन हो गया, आपका अर्धवृत्ताकार हो गया, और अंदर से कैसी हो गई, आपकी आयताकार टाइप की हो गई। और इसमें जो निर्मित है, कितनी गुफाएं, आपकी 7 निर्मित गुफा हैं। अब बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ कौन सी है, आपकी लोमश ऋषि गुफा है, और यह गुफाएं आपकी आजीवक पंथ को भेंट की गई थी। अब स्तूप की बात करें, अब दोस्तों जब ये आपके चट्टानों पर जो है उकेरा गया वास्तुशिल्प है, यानी कि चट्टान है, ठीक है, उसमें जो है कुछ खोद कर उसमें कटाई कर देना, कुछ गेट टाइप का बना देना। ठीक है, हाथी, यानी वहाँ पर जो है बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों पर हाथी है, और हाथी का जो अग्रभाग है वो कुछ उभरा हुआ है कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि हाथी सामने से आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम जो चट्टानों पर उकेरी गई प्रतिमा का जो है वर्णन कर सकते हैं। अब स्तूप, ठीक है, स्तूप किस काम आता था, यह भस्म स्मृति अवशेष रखने के काम आता था। ठीक है, आपने बौद्ध ग्रंथ में पढ़ा होगा ना कि भगवान बुद्ध के जो अवशेषों को या भस्म या अस्थियों को 8 बराबर भागों में बांटकर स्तूपों में रखा गया था। अब ये क्या होते थे, आपके गोलाकार टीले होते थे, यानी कि एक अर्धवृत्ताकार टीले होते थे। अब घेरा जो इनमें बनाया जाता था, यानी कि अर्धवृत्ताकार टीले होते थे, उसके जो घेरा बनाया जाता था पहले लकड़ी का बनाया जाता था, बाद में क्या हो गया, आपका पत्थर का हो गया, फिर हो गया आपकी रेलिंग हो गई, फिर हो गया आपका घेरदार रास्ता। ठीक है दोस्तों, कि सिर्फ रेलिंग या उसके क्या हो गया वहाँ पे एक कुछ ज़्यादा गैप देकर फिर बाद में क्या हो गया वहाँ पे रास्ता बना दिया गया, और आप चाहो तो वहाँ पर घूम भी सकते हो। तो इस प्रकार की वो जो व्यवस्था जो है प्रगति दर प्रगति आज की डेट में देखने को मिलती है। अब मौर्य साम्राज्य में ये जो है प्रथा स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जो आपका वास्तुशिल्प है, ठीक है, पत्थरों द्वारा या लकड़ियों द्वारा, पहले क्या हो गया, आपका लकड़ी से जो है घेरा बना, फिर क्या बने, पत्थर बने, फिर रेलिंग बने, फिर घेरदार रास्ता बना दिया गया जो है कुछ ज़्यादा स्पेस देकर, ताकि अच्छा दिखे स्तूप। अब ये कहाँ मिलते हैं, आपके राजस्थान में बैराट में जो भी आपकी आकृतियाँ हैं या स्तूप हैं वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और सांची का स्तूप आप देख सकते हैं फ़ोटो में, तो उसके जो आपका जो घेरा बना है ये सारा आपका मौर्य साम्राज्य की वास्तुकला और शिल्प का उदाहरण है। अब मृदभांड की बात करें हम, तो मृदभांड यानी कि बर्तन हो गए। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश NBP का यहाँ पे यूज़ किया जाता था। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश। अब रंग, पॉलिश, आभा और चमक से जो है कुछ बर्तन बनाए जाते थे। ये बर्तनों की जो बहुलता थी वो आपके कहाँ थी, गंगा घाट की नदियों के पास ये प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते थे। अब इसमें क्या बनाया जाता था, आपका थालियाँ, तस्तरियाँ या बड़े कटोरे बनाए जाते थे। लेकिन अगर NBP से जो है बर्तनों का निर्माण करते थे तो वो क्या होते थे, आपके महंगे होते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये मौर्य साम्राज्य में मृदभांड के बारे में जानकारी है। और अब पतन की बात करें तो 187 BC के आसपास आपका मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। और पतन के जो, जैसे कि अब मौर्य साम्राज्य का जो पतन हो गया अशोक की मृत्यु के 50 वर्षों के बाद ही हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब इसके कारण जो है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिए गए थे कि कैसे कैसे जो है इसका पतन हुआ। अब जो अंतिम शासक यानी कि पतन के बाद कैसे हुआ कि अशोक की मृत्यु के बाद वहाँ कुणाल संप्रति, ठीक है, आए, जो शासक आए, फिर उनका जो है पतन हुआ धीरे धीरे। ठीक है, अंतिम राजा क्या है कि वहाँ पे दशरथ नाम के जो है अंतिम राजा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसका एक अभिलेख भी मिला है।
अशोक के शासन के बाद। तो इसके जो है एक दशरथ नाम के राजा का एक जो है सबूत मिल गया है हमें। बाकी उत्तर पश्चिम से कौन आए थे, आपके बैक्टीरिया संप्रदाय के लोग आए थे। और बाद में जो अंतिम मौर्य साम्राज्य के मुख्य धारा का जो शासक था वो कौन था, आपका वृद्धरथ था। और वृद्धरथ की हत्या किसने की थी, आपकी ब्राह्मण जो है प्रधान सेनापति था आपका पुष्यमित्र शुंग, उसने जो है आपकी वृद्धरथ की हत्या की थी। और मौर्य वंश का जो अंत कर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत रूप से आपकी चर्चा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।